Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बुद्धि के बारे में पूरा विवरण से पढ़ेंगे, पूरा व्याख्या से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुद्धि की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, बुद्धि की परिभाषा जो होती है, सबसे पहली परिभाषा है कि बुद्धि समस्या समाधान की क्षमता है। यानी कोई भी समस्या आपके सामने अगर आ गई तो उस समस्या का समाधान करने वाली मानसिक प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। जैसे यही जोड़ मान लीजिए आ गया 2 + 3 × 5 / 5। तो आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बुद्धि आपका काम करेगा कि हमको सबसे पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। ये प्रोसेस आपका कौन सा मानसिक प्रक्रिया सोच रहा है, तो बुद्धि मानसिक प्रक्रिया ही सोच रहा है। और आप भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और जोड़ देंगे तो 5 आएगा। इस तरीके से आप समस्या का समाधान कर लिए, और वह किस मानसिक प्रक्रिया के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। वैसे अगला है बुद्धि समायोजन की क्षमता है। देखिए, बुद्धि समायोजन की क्षमता है, जैसे आप मान लीजिए दिन भर में 50 रुपये कमा रहे हैं, तो बताइए आपका खर्च जो है 50 से कम होगा। मान लीजिए 40 रुपये है, 10 रुपये सेविंग कर रहे हैं डेली, ठीक है। तो ये बताइए किस मानसिक प्रक्रिया के द्वारा संभव है। 50 रुपये आप कमा रहे हैं और 40 रुपये खर्च कर रहे हैं, यह संभव है किस मानसिक प्रक्रिया के द्वारा, बुद्धि। क्योंकि यह समायोजन कर ले रहा है, परिस्थितियों के साथ साथ क्या कर ले रहा है, समायोजन कर रहा है। एक और बात हम बता देते हैं, जैसे देखिए समायोजन कैसे करता है। जैसे कोई गर्मी में शर्ट पहनता है, तो क्या वो ठंडी, कड़ाकेदार ठंडी पड़ता है तब भी शर्ट पहनता है? नहीं, तब वह स्वेटर पहनने लगता है, क्योंकि वह परिस्थितियों के अनुसार ढल जा रहा है, समायोजित हो जा रहा है, अर्थात बुद्धि समायोजन की क्षमता है। अगला है बुद्धि बहुआयामी प्रतिभा है, जिसमें कई योग्यताएं शामिल होती हैं। अब देखिए, बुद्धि में केवल एक ही योग्यता नहीं शामिल होती हैं, बुद्धि में बहुत सी योग्यताएं शामिल होती हैं। जैसा कि थॉर्नडाइक ने भी बताया है कि बुद्धि बहुकारक है, अर्थात उसमें गणितीय, तार्किक योग्यता, गति की योग्यता, भाषाई योग्यता, इस तरीके से बहुत सारी योग्यताएं जो हैं बुद्धि में शामिल होती हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ के बारे में हम लोग अंतर स्पष्ट कर लेते हैं कि बुद्धि क्या होता है और ज्ञान क्या होता है। तो बुद्धि और ज्ञान में अंतर ये है कि जो बुद्धि होती है वो हमको जन्मजात प्राप्त होता है, और जो ज्ञान होता है उसे हम अर्जित करते हैं, ठीक है। बस यही अंतर एक आपको जानना है कि बुद्धि वंशानुक्रम, जो बुद्धि की योग्यता होती है वो वंशानुक्रम प्राप्त होती है। बुद्धि सबके अंदर रहेगा, कम रहेगा चाहे ज़्यादा, लेकिन ज्ञान को हमको अर्जित करना पड़ता है। उसके बाद देखिए, वुडवर्थ ने क्या कहा। वुडवर्थ ने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। जैसे आप जो है यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी टेट अगर आपको पास होना है, तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वह आपके लिए एक प्रकार का क्या है, कार्य है, मेहनत है। और यह मेहनत जो है, यह कार्य जो है, यह वर्क जो है, कौन करवा रहा है, तो यह वर्क जो है आपकी बुद्धि करवा रही है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बिजनेस आप खोल लिए, स्कूल खोल लिए, कोचिंग खोल लिए, तो आप प्रचार करते हैं, तो प्रचार आपका एक प्रकार का क्या हो गया, कार्य हो गया कि नहीं, एक प्रकार का कार्य हो गया। अब यही जो मेहनत कर रहे हैं, प्रचार जो कर रहे हैं, वो किसके कारण कर रहे हैं, जब आपकी बुद्धि की योग्यता उसके लिए आपको मोटिवेट कर रही है, प्रेरित कर रही है, तभी तो आप कार्य कर रहे हैं। तो कार्य करने की एक विधि क्या है, बुद्धि। अगला है टर्मन। तो देखिए, टर्मन अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। तो सही है, ये भी एक प्रकार से, जैसे आपको मोबाइल का लॉक, मोबाइल में अगर आप लॉक लगा दिए, पैटर्न लगा दिए या पिन कोड लगा दिए, तो मोबाइल को बिना छुए आपको लॉक पता रहता है कि ऐसे हमने लॉक लगाया है, या हमने पिन 44444 लगाया है। इस तरीके से बताइए कौन सा चिंतन कर रहे हैं, अमूर्त चिंतन, और किसके कारण कर रहे हैं, तो वह कारण क्या है, बुद्धि, ठीक। उसके बाद गाल्टन ने क्या कहा है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। देखिए, पहचानना तो आप जान ही रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से, या मान लीजिए किसी व्यक्ति से नहीं, अपने मम्मी पापा से मिले 20 साल हो गया, 20 वर्ष हो गए,
या अपने किसी दोस्त से मिले 20 वर्ष हो गए, 20 वर्ष बाद आप आते हैं तो क्या भूल जाते हैं? नहीं, पहचान लेते हैं। तो वह भी किस योग्यता के कारण? बुद्धि की योग्यता के कारण पहचानते हैं। अपना घर जो है आप मान लीजिए छोड़ के कहीं चले गए और 50 साल नहीं आए, 50 साल बाद आते हैं तो क्या अपना घर भूल जाते हैं? कोई जेल में जाता है तो क्या अपनी बीवी अपने बच्चे को भूल जाता है? नहीं, पहचानने की क्षमता होती है बुद्धि के कारण। और जो कुछ भी लोग नया सीखते हैं, जैसे बच्चा क सीखा, ख सीखा, ग सीखा, घ सीखा, अंगा सीखा, इस तरीके से कुछ भी बच्चा नया सीख रहा है तो वह भी होता है किसके कारण? बुद्धि की योग्यता के कारण। देखिए बुड्रो ने क्या कहा है? बुड्रो ने कहा है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि जो है ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। जैसे बच्चे को नया नया चीज़ें सिखाते हैं, पहले आप मान लीजिए अल्फ़ाबेट सिखा दिए A to Z और क से लेकर ज्ञ तक, तो ये बच्चा अर्जित कर लिया किसके कारण? बुद्धि की योग्यता के कारण। उसके बाद आप जो है बच्चे को अंकों में लिखना सिखाते हैं, शब्दों में लिखना सिखाते हैं मैथ में, ठीक है। उसके बाद उसको बड़े से छोटे क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में, एक्सपेंडेड फॉर्म, इस तरीके से कई चीज़ें बच्चे को सिखाते हुए आप चले जाते हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग और बॉडमास इत्यादि आप धीरे 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 बच्चे को सिखाते चले जाते हैं और बच्चा इन सभी ज्ञान का अर्जन करता रहता है। अब बताइए बच्चा इन सभी ज्ञान का अर्जन किसके माध्यम से करता है? किस योग्यता के कारण करता है? तो जो उसे जन्मजात मिली है बुद्धि की योग्यता, उसके कारण करता है। अगला है एबिंगहास। एबिंगहास ने कहा कि बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। देखिए एबिंगहास ने ये कहा कि बुद्धि जो है विभिन्न भागों को मिलाने वाली एक शक्ति है। जैसे विभिन्न भागों का मतलब ये है कि जितनी भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, सारी की सारी मानसिक प्रक्रियाओं को मिलाने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? जैसे देखिए आप जो है कोई सवाल लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये सवाल 2 + 5 × 3 ÷ 3 - 6, इस तरीके से मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने है, तो बताइए केवल एक ही विभिन्न भागों लिखा है, केवल एक भाग से क्या ये सॉल्व हो सकता है? केवल जोड़, घटाना, गुणा, भाग के बारे में पता रहे तो क्या ये सॉल्व हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। देखने का मतलब जो है मनोविज्ञान के भाषा में होता है प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? प्रत्यक्षीकरण करेंगे, इसको देखेंगे और इसको हम लेंगे संज्ञान में कि यह जोड़, घटाना, गुणा, भाग अर्थात बॉडमास है। जब संज्ञान में ले लेंगे तो इस पर हम करेंगे चिंतन, और चिंतन करने के बाद हम इसी पे करेंगे तर्क, और तर्क वितर्क करने के बाद हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे, अर्थात उसके बाद हम बॉडमास की जानकारी रखेंगे। तो बॉडमास हम धीरे धीरे करके सॉल्व कर जाएंगे। पहले हमको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। इस टाइप से सारी की सारी मानसिक प्रक्रियाओं का मिश्रित रूप होता है क्या? बुद्धि। तो यही चीज़ें इन्होंने बताया कि बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो पहला कारक होता है वंशानुक्रम। क्या होता है? वंशानुक्रम जो होता है बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक होता है। जैसे माता पिता दोनों तीव्र बुद्धि के हैं तो संतान भी 75% चांस है कि तीव्र बुद्धि का होगा। माता पिता दोनों मंद बुद्धि के हैं तो चांस है कि बच्चा भी मंद बुद्धि का हो। एक मंद बुद्धि का है और एक तीव्र बुद्धि का है तो 3:1 मतलब रहता है कि 75% चांस है कि बच्चा तीव्र बुद्धि का हो और 25% चांस है कि बच्चा मंद बुद्धि का भी हो सकता है। वैसे दोस्तों वातावरण का भी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक जगह दूषित वातावरण है, एक जगह दूषित वातावरण है जहाँ पे हमेशा मार काट, गुंडई और अपराध होता है, और एक जो वातावरण है वो स्वच्छ वातावरण है जहाँ पे मार काट ये सब नहीं होता है, बल्कि वहाँ के लोग हमेशा क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई की बातें करते रहते हैं। उस पूरे कॉलोनी में समझ लीजिए कि पढ़ाई लिखाई की ही बातें होती हैं। तो जहाँ पे मार काट हमेशा होता है वहाँ के बच्चों की बुद्धि अलग होगी, और जहाँ पे हमेशा पढ़ाई लिखाई होती है वहाँ के बच्चों की बुद्धि अलग होगी। अर्थात वातावरण भी जो है बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। वैसे देखिए लिंग जो है ये भी बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। जब शुरू के कुछ वर्षों में बच्चियों का दिमाग या बच्चियों का मानसिक विकास बच्चों से तेज़ी से होता है। जैसे जो सवाल बच्चियां क्लास 8-9 में लगा लेती हैं जल्दी जल्दी, वो बच्चे नहीं लगा पाते हैं। यानी लिंग के आधार पर भी जो है बुद्धि प्रभावित होती है। वैसे ही आयु के अनुसार, आयु जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है तो वह मूर्त चिंतन करेगा। कैसा चिंतन करेगा? मूर्त चिंतन करेगा।
यानी जो चीज़ें देखेगा उसी के बारे में समझ पाएगा। और जब बड़ा बच्चा हो गया तो वही क्या करने लगा, अमूर्त चिंतन करने लगा। तो मूर्त चिंतन करना या अमूर्त चिंतन करना, टर्मन ने क्या कहा है, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। तो चाहे अमूर्त चिंतन करिए चाहे मूर्त चिंतन करिए, ये बुद्धि है। और बुद्धि देखिए आयु के अनुसार प्रभावित हो रही है। जो छोटा बच्चा है वो मूर्त चिंतन कर पाएगा, जो बड़ा बच्चा है वो अमूर्त चिंतन भी कर लेगा। ठीक, उसके बाद देखिए प्रजाति, प्रजाति के अनुसार भी जो है बुद्धि क्या होती है, प्रभावित होती है। देखिए हमने बताया है आपको कि जो काले निग्रो होते हैं अमेरिका में, काले निग्रो जो अमेरिका के होते हैं वो कम बुद्धिमान होते हैं गोरे अमेरिकन से, गोरे अमेरिकन से। तो देखिए प्रजातियां दोनों अलग हैं, वातावरण सेम है, अमेरिका में ही दोनों हैं, वातावरण बिल्कुल सेम है, उसके बावजूद बुद्धि में इन लोगों के फ़र्क है। काले निग्रो थोड़े कम बुद्धिमान होते हैं और गोरे निग्रो थोड़े ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य भी बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। जैसे स्वास्थ्य, जो स्वस्थ मनुष्य है उसका मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, जो अस्वस्थ मनुष्य है उसका मानसिक विकास जो है या बुद्धि का विकास थोड़ा धीमा होता है। तो इस तरीके से स्वास्थ्य भी जो है एक कारक है जो बुद्धि को प्रभावित करता है, यानी वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है, लिंग भी, आयु भी, प्रजाति भी, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य भी बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। अब देखिए बुद्धि के प्रकार, तो बुद्धि के प्रकार में सबसे पहला है थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली बुद्धि यांत्रिक या गामक बुद्धि, और दूसरी अमूर्त बुद्धि, और तीसरी सामाजिक बुद्धि। देखिए यांत्रिक या गामक बुद्धि जो होती है वह किस में होती है, तो यांत्रिक या गामक बुद्धि जो भी मैकेनिज्म का काम करता है, मैकेनिकल का काम करता है, उसके अंदर पाई जाती है यांत्रिक या गामक बुद्धि। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर जो इंजन बनाने वाले इंजीनियर होते हैं, जो मशीन बनाने वाले इंजीनियर होते हैं, उसमें यांत्रिक या गामक बुद्धि पाई जाती है। गतिशील अवस्था में ही यह बुद्धि काम कर देती है, इसीलिए इसे गामक बुद्धि कहते हैं। जैसे मोबाइल बनाना और मशीन बनाने वाले इंजीनियर, मिस्त्री इत्यादि के अंदर मैकेनिकल इंटेलिजेंट या यांत्रिक या गामक बुद्धि पाई जाती है। अमूर्त बुद्धि, जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम सोचना। जैसे आप घर पे बैठे हैं या हम लोग यहाँ पे हैं और यहीं पे हम लोग सोच रहे हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, तो आप सोच ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप कौन सी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, अमूर्त बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। आप घनत्व की परिभाषा, घनत्व बराबर रो बराबर m/v कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अमूर्त चिंतन कर रहे हैं। आप बल बराबर F बराबर m × a अपने आप द्रव्यमान गुणित त्वरण कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप अमूर्त चिंतन कर रहे हैं। कोई भी कवि कविता लिखता है, कोई भी कवि कविता लिखता है, तो बताइए वो कैसा चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन ही करता है। कौन सा चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन। कोई दार्शनिक है, कोई मनोवैज्ञानिक है, तो वो भी अमूर्त चिंतन करके ही ज़्यादातर क्या करते हैं, अपना, दार्शनिक भी आत्मा के बारे में लिखते हैं, तो ये सब अमूर्त चिंतन करके ही साधु संत जो है चीज़ें करते हैं। सामाजिक बुद्धि हमारे रिश्ते नाते व संबंधों को मैनेज करने वाली योग्यता को सामाजिक बुद्धि कहते हैं। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता में कौन सी बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि। राजनेता में कौन सी बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि। वैसे ही गैरेट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहला मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। तो आप मूर्त बुद्धि के बारे में जानते ही, जो चीज़ को देखकर बुद्धि का प्रयोग करेंगे वो मूर्त बुद्धि होगा। जैसे यही मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल को हम देखकर इस पे चिंतन करेंगे तो वो मूर्त बुद्धि करेगा। अमूर्त बुद्धि, यही मोबाइल अगर मान लीजिए कहीं और है, उसके पैटर्न के बारे में आप सोचते हैं, तो वही अमूर्त बुद्धि है। यानी बिना देखे जिस चीज़ पर चिंतन की जाती है वो अमूर्त बुद्धि के द्वारा की जाती है। सामाजिक बुद्धि आप जानते ही हैं, ऊपर हम लोग पढ़े ही हैं, हमारे रिश्ते नाते व संबंधों को मैनेज करने वाली बुद्धि को सामाजिक बुद्धि कहते हैं। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता। तो कुल मिलाजुला गैरेट ने मूर्त, अमूर्त और सामाजिक दिया है, थार्नडाइक ने यांत्रिक या गामक, अमूर्त और सामाजिक दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया है, जो कि 1983 में दिया है। कब दिया है, 1983 में दिया है हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, देखिए इन्होंने बताया कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई बौद्धिक क्षमताओं का समूह है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई बौद्धिक क्षमताओं का समूह है। उदाहरण के रूप में बुद्धि में भाषाई बुद्धि भी है, तार्किक बुद्धि भी है, गतिक बुद्धि भी है। बहुत सारे बौद्धिक क्षमताओं का समूह जब बन जाता है तो उसी को आप बुद्धि कहते हैं।
इन्होंने बताया हमारी बुद्धि 10 बौद्धिक क्षमताओं से मिलकर बनी है, क्योंकि वातावरण किसी एक के लिए अनुकूल मिलता है, इसलिए 9 जो होती हैं दब जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक बात करते हैं साधु संत की, तो जिसके घर में साधु संत रहता है 90% चांस है बच्चा भी क्या बनेगा, साधु संत ही बनेगा। बुद्धि तो उसके अंदर 10 प्रकार की योग्यता होती है, लेकिन वो साधु संत के ही बीच में हमेशा रहता है, वही देखता है, वही सुबह से लेकर शाम तक उसी में एकदम विलीन रहता है, तो उसकी ये वही एक बुद्धि जो है अनुकूल होकर उठ जाती है, आ जाती है, बाकी 9 बुद्धियाँ क्या हो जाती हैं, दब जाती हैं। जैसे सबसे पहला है भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि जो भाषा प्रयोग करने में निपुण हो उसे कहते हैं भाषाई बुद्धि। जैसे कवि, जो कवि कविता बना देगा, क्या हम लोग भी कविता बना सकते हैं? नहीं। कवि जो होते हैं वो भाषा से खेलते हैं, उन भाषा के प्रयोग करने में निपुण होते हैं। पत्रकार किसी झूठी चीज़ को भी इतनी सरलता से बता देता है कि वह सारा देश उसे सच्चा मान लेता है, उसे सारा देश सच्चा मानता है। तो सोच लीजिए कि पत्रकार के अंदर भाषा प्रयोग में कितना निपुणता होगा। धार्मिक उपदेश जैसे साधु संत, तो देखिए साधु संत भी, इनके अंदर भी भाषाई बुद्धि बहुत अधिक होती है। अभी आप यूट्यूब पे खोलिए, कोई साधु संत का प्रवचन सुनने लगिए, तो जान लीजिए कि ऐसा प्रवचन वह सुनाएगा कि आप एकदम इतना खुश हो जाएंगे, कहेंगे एकदम सही बात कर रहा है। चाहे जितना आप पढ़े लिखे रहेंगे, लेकिन एक साधु संत आपको बेवकूफ़ बना सकता है धार्मिक उपदेश देके। वैसे ही राजनेता के अंदर भी गुण पाया जाता है। वादे करेगा, राजनेता कहेगा 15 लाख रुपए आपको देंगे हम जीतने के बाद, लेकिन जब जीत गया तो गायब। कहेगा लैपटॉप देंगे आपको जीतने के बाद, लेकिन आप जीत गए, गायब। ठीक, वादा ऐसे ऐसे करेगा राजनेता, केवल किससे, भाषा प्रयोग में निपुणता के कारण, कि आप सोचेंगे कि एकदम 100% सही कह रहा है। पेट्रोल 35 रुपये लीटर तो हो ही जाएगा, इसी को हमको वोट देना है। अर्थात भाषा बोध या भाषा समझ की क्षमता जिसमें अधिक होती है उसमें भाषाई बुद्धि होती है। जैसे कवि, पत्रकार, धार्मिक उपदेश, राजनेता। अगला है तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि जो तर्क क्षमता एवं गणितीय क्षमता में सबसे आगे हो, उसे तार्किक, उसमें पाई जाती है तार्किक गणितीय बुद्धि। जैसे देखिए गणितज्ञ में गणितीय बुद्धि या तर्क वितर्क करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। अगर एक गणितज्ञ को एक पास कर दिया जाए और एक गणितज्ञ रहे और एक साइंस विज्ञान वाला रहे, तो बताइए तर्क वितर्क जो है कौन करेगा? गणितज्ञ ही करेगा। और विज्ञान वाला जो वैज्ञानिक है वो भी अपने जगह पे बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करेगा। यानी तार्किक बुद्धि पाई जाएगी दोनों में, लेकिन गणितीय बुद्धि जो है गणितज्ञ में पाई जाएगी। ठीक है, और तार्किक गणितीय बुद्धि जो है वैज्ञानिक में पाई जाएगी, और वकील में भी पाई जाएगी तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक बुद्धि का मतलब यही है कि वकील देखिए अपने तर्क से झूठ को सच और सच को झूठ भी बना सकते हैं, इसलिए तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है किसमें? वकील में, वैज्ञानिक में, गणितज्ञ में। अगला है स्थानिक बुद्धि। तो स्थानिक बुद्धि जो व्यक्ति जो स्थान एवं क्रम को सबसे ज़्यादा महत्व दे, उसे स्थानिक बुद्धि उसके अंदर पाई जाती है। जो व्यक्ति स्थान एवं क्रम को सबसे ज़्यादा महत्व दे, उसे स्थानिक बुद्धि कहा जाता है। जैसे आप एक चित्रकार को ले लीजिए, चित्रकार फ़ोटो बनाता है, जैसे किसी भी नेता का फ़ोटो बनाता है तो नाक उसकी बहुत बड़ी बना देगा, कान उसके बहुत बड़े बड़े बना देगा, लेकिन कान के जगह कान बनाएगा, नाक के जगह नाक बनाएगा। ऐसा नहीं है कि कान के जगह नाक बना दे, नाक के जगह कान बना दे। अर्थात स्थान जो होता है उनका फिक्स होता है। ठीक है, स्थान एवं क्रम को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। जहाँ पे नाक रहेगी वहीं पे नाक बनाएंगे, जहाँ पे कान रहेगा वहीं पे कान बनाएंगे। इसी को कहते हैं स्थानिक बुद्धि। जैसे अंतरिक्ष यात्री में जो अक्षांश व देशांतर को देखते हैं, तो वो भी किस कारण से, किस बुद्धि से? स्थानिक बुद्धि से। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो वो भी किस कारण, किस बुद्धि के कारण? तो स्थानिक बुद्धि योग्यता का प्रयोग करके। शिल्पकार हुआ, अभियंता हुआ, कार्टूनिस्ट हुआ, मानचित्र बनाने वाला हुआ, सब जो है केरल कोई ऊपर और जम्मू कश्मीर नीचे नहीं बनाएगा। सभी लोग जम्मू कश्मीर ऊपर और केरल नीचे ही बनाएंगे, चाहे जितना छोटा मैप बनाए या चाहे जितना बड़ा मैप बनाए। स्थान का जरूर ध्यान देते हैं, तो स्थान का ध्यान देने वाले में पाई जाती है स्थानिक बुद्धि। अगला है गतिक बुद्धि या शारीरिक बुद्धि। तो गतिक बुद्धि जो होती है, ऐसे व्यक्ति जो गतिशील अवस्थाओं में निर्णय लेने में निपुण होते हैं, उनके अंदर पाई जाती है गतिक बुद्धि। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल चला रहा है और मोड़ आ गया, तो क्या पहले वो रुकेगा और साइकिल से उतरेगा तब जाके मुड़ेगा? ऐसा नहीं है। गतिशील अवस्था में ही वह हाथ देकर या इंडिकेटर जला के क्या होता है, मुड़ जाता है। तो साइकिल चालक के अंदर कौन सी
बुद्धि पाई जाएगी गतिक बुद्धि। बस का ड्राइवर गतिशील अवस्था में ही सारे निर्णय ले लेता है कि ब्रेक लगाना है, कि इंडिकेटर जलाना है, कि डीपर जलाना है, क्या करना है, कैसे मुड़ना है, सारी की सारी जो निर्णय होती हैं गतिशील अवस्था में ही बस का ड्राइवर ले लेता है। धावक है, धावक भी जो है गतिशील अवस्था में ही, जैसे मान लीजिए 3 लोग दौड़ रहे हैं तो धावक जो पीछे हो गया, क्या रुक के पहले सोचेगा करे ये दोनों आगे हैं उसके बाद हम आगे जाएं? नहीं, गतिशील अवस्था में ही यह निर्णय लेगा कि मैं पीछे हूँ, मुझे आगे जाना चाहिए। खिलाड़ी जो हैं बल्ला लिए हैं, गेंद आ गया तो क्या रुकेंगे पहले सोचेंगे अरे सोच लेंगे कहाँ शॉट मारेंगे? नहीं, गतिशील अवस्था में ही उसे सोचते हैं कि हमको कवर ड्राइव करना है, कि कौन सा स्लिप में मारना है, कि कहाँ मारना है, अपना तुरंत सोच लेते हैं और गतिशील अवस्था में ही निर्णय ले लेते हैं। एयर फोर्स पायलट जो जहाज़ उड़ाता है वो भी गतिशील अवस्था में ही निर्णय लेता है कि हमें कहाँ लैंड करना है, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, सारे निर्णय हवा में ही ले लेता है। लोको पायलट मतलब जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो भी गतिशील अवस्था में ही सारे निर्णय ले लेता है कि हमको कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ जाना है, कहाँ पटरी चेंज करना है, या कुछ भी गतिशील अवस्था में ही वह निर्णय ले लेता है। नर्तक या नर्तकी डांसर जो होते हैं वो भी जो होते हैं निर्णय अपना गतिशील अवस्था में ही लेते हैं कि हमको हाथ इधर करना है कि उधर करना है, क्या करना है, गति। तो ऐसे व्यक्ति जो गतिशील अवस्था में निर्णय ले लेते हैं उसमें होती है गतिक बुद्धि। अगला है संगीतीय बुद्धि। वे व्यक्ति जो संगीत के राग एवं लय की गहरी समझ रखते हैं उनमें पाई जाती है संगीतीय बुद्धि। जैसे गीतकार लता मंगेशकर, सोनू निगम, हनी सिंह, इन सब में पाई जाती है संगीतीय बुद्धि, क्योंकि राग एवं लय की गहरी समझ रखते हैं। संगीतकार हो गए, गायक हो गए, सभी में पाई जाती है संगीतीय बुद्धि। अगला है प्रकृतिवादी या प्राकृतिक बुद्धि। वे व्यक्ति जो प्रकृति के प्रेमी होते हैं, प्रकृतिवादी या प्राकृतिक बुद्धि वे व्यक्ति जो प्रकृति के प्रेमी अर्थात जीव जंतु, वनस्पतियों एवं खनिजों की गहरी समझ रखते हैं उनमें पाई जाती है प्रकृतिवादी बुद्धि। जैसे देखिए जीव विज्ञानी, पूरे प्राकृतिक चीज़ें ही जीव विज्ञान बताता है। वनस्पति शास्त्री, पूरे पेड़ पौधों के बारे में इसमें बताया जाता है। माली जो होता है प्रकृति प्रेमी होता है, हमेशा अपने बगीचे में ही रहता है। पर्यावरणविद जो होता है वो भी प्रकृति प्रेमी होता है, बताता है कि भाई प्रदूषण मत करिए, सही से रहिए, पर्यावरण को बचा के रखिए, सुरक्षित रखिए, पर्यावरण को संरक्षित करिए। तो इन सब के अंदर पाई जाती है प्रकृतिवादी बुद्धि। अगला है आध्यात्मिक बुद्धि, जो ज़्यादातर अध्यात्म या पूजा पाठ में लीन हो कि ईश्वर क्या है, क्या स्वर्ग है, क्या नर्क होता है, साधु संत फकीरों पादरियों इत्यादि के बारे में जो ज़्यादा गहरी समझ रखे उसमें पाई जाती है आध्यात्मिक बुद्धि। अगला है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या वैयक्तिक पर बुद्धि और अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो देखिए पर माने दूसरों को अपने विश्वास में लेने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों में पाई जाती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। दूसरों की अपनी बातों में फंसा लेने वाले व्यक्ति में पाई जाती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या वैयक्तिक पर बुद्धि या अंतरावैयक्तिक बुद्धि। जैसे बीमा एजेंट खुद का बीमा नहीं करता है लेकिन दूसरों का बीमा ऐसे करता है, मरने के बाद बताएगा कि आपको क्या क्या लाभ होगा। तो बीमा एजेंट में पाई जाती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। सेल्समैन, कोई दुकानदार हो, समाजसेवी हो, सेल्समैन जो फेरी वाला आप मान सकते हैं, जो फेरी वाला है आपके गांव में आएगा और कपड़ा देगा, कहेगा 200 रुपये मीटर है और नंबर 1 का कपड़ा है, जो वो देकर जाएगा तो ऐसे तानेंगे तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, तन जाएगा, फट जाएगा। तो ऐसे सेल्समैन, दुकानदार, बीमा एजेंट, समाजसेवी, ये सब में पाई जाती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या वैयक्तिक पर बुद्धि या अंतरावैयक्तिक बुद्धि। उसके बाद 9वां है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या इसे आत्मबोध कहते हैं। जिन व्यक्तियों में खुद को दूसरों के अनुसार ढाल लेने की योग्यता होती है उसके अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे शिक्षक और अभिभावक के अंदर जो होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। जिन व्यक्तियों में खुद को दूसरों के अनुसार ढाल लेने की योग्यता होती है उसके अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे शिक्षक के अंदर और अभिभावक के अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे मान लीजिए बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चे को टीचर पढ़ा रहा है, टीचर मान लीजिए बच्चे को पढ़ा रहा है तो बच्चे के जगह खुद को रख के सोचता है कि अगर मैं बच्चे के जगह होता तो बच्चे को मैं कैसे पढ़ता है। उसके मानसिक स्तर को पहचान जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो जान जाता है। वो होता है शिक्षक और अभिभावक, अर्थात अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या आत्मबोध होना ही पाया जाता है शिक्षक और अभिभावक में। मतलब खुद को दूसरों के अनुसार ढाल लेने की योग्यता को ही जिसमें होती है उसमें पाया जाता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है। उसके बाद अंतिम है अस्तित्ववादी बुद्धि। वे लोग जो ब्रह्मांड के अस्तित्व या खुद का अस्तित्व का अर्थ ढूंढते हैं उनमें पाई जाती है अस्तित्ववादी बुद्धि। जैसे दार्शनिक, वैज्ञानिक, साधु संत, ऋषि मुनि, भिखारी इत्यादि।
अगर सभी के लिए उचित वातावरण उपलब्ध हो जाए तो सभी 10 बौद्धिक क्षमताओं को उच्च स्तर तक विकसित किया जा सकता है। अलग अलग शिक्षकों को अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं की सहायता से सिखाना चाहिए। जैसे भाषाई बुद्धि अगर है तो उसको दूसरा शिक्षक पढ़ाए, अगर तार्किक बुद्धि है तो उसको दूसरा शिक्षक पढ़ाए, और स्थानिक बुद्धि है तो उसको दूसरा शिक्षक पढ़ाए, और प्राकृतिक बुद्धि है तो उसको दूसरा शिक्षक पढ़ाए। अर्थात आप लोग देखते होंगे कक्षा 10 या 12 में जो कोचिंगें चलती हैं उसमें साइंस कोई और पढ़ाता है और मैथ कोई और पढ़ाता है, इंग्लिश कोई और पढ़ाता है। तो यही इन्होंने कहा कि अलग अलग शिक्षकों को अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं की सहायता से सिखाना चाहिए। अगला है आलोचना। आलोचना क्या हुआ? क्योंकि यह सिद्धांत बहुत बड़ा है इसलिए इन सभी बुद्धियों का मापन या परीक्षण संभव नहीं है। हर बुद्धि के मापन के लिए अलग अलग स्केल चाहिए, तो इतना स्केल नहीं बन सकता कि 10 ठो आप बुद्धि मापें। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। मतलब ये बुद्धि एक ही है लेकिन उसमें बहुबुद्धि प्रतिभाएं हैं जो कि बुद्धि में क्या रहती है? विद्यमान रहती हैं। इसके बाद हम लोग बिने, साइमन और बिने, टर्मन और स्टर्न के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।